नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 6 अगस्त 2023। आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, चंद्रयान 3 का लूनार ऑर्बिट इंजेक्शन हो चुका है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर एक्स पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 3 साल की जेल की सज़ा मिली है, वो देखेंगे। तोशाखाना केस में, तोशाखाना केस क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। फिर हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल साहब पहुंचे हैं सऊदी अरेबिया NSA कॉन्फ्रेंस ऑन यूक्रेन अटेंड करने के लिए, वो देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। फिर एक आर्टिकल है दोस्तों, ऑर्गन शॉर्टेज कंटिन्यूज टू कॉस्ट लाइव्स। हमारे देश में ऑर्गन शॉर्टेज, आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सुना होगा, ऑर्गन डोनेशन के बारे में सुना होगा। आजकल डोनेट्स की कमी है, इस बारे में एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ में बताऊंगा। फिर क्लाउडेड लेपर्ड्स के बारे में एक न्यूज़ है, वो देखेंगे। फिर हमारा जो टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, 2025 तक हमें टीबी को कंप्लीटली एलिमिनेट करना है। क्या ये पॉसिबल होगा जिस तरीके से हम टीबी केसेस को डिटेक्ट कर रहा है, इस बारे में एक आर्टिकल है। ठीक है, तो इतने आर्टिकल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। मेंटरशिप कोर्स के बारे में आपको मालूम होगा दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन आपके थ्रू आप मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस पेपर वाइज बहुत सारे टॉपिक्स हमने प्रोवाइड किया है, इंक्लूडिंग वीडियो लेक्चर्स। एक एक टॉपिक को प्रॉपर तरीके से समझाया है, जैसे कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या पॉइंट्स आपको नोट करना चाहिए, किस तरह आपको मेंस आंसर राइटिंग करना चाहिए, वो सबके बारे में आपको डिटेल तरीके से समझ में आ जाएगा मेंटरशिप कोर्स के थ्रू। सो प्लीज़ डू ज्वाइन द कोर्स। शुरुआत करते हैं सबसे पहला न्यूज़, चंद्रयान 3 इन लूनार ऑर्बिट। जीएस पेपर 3 स्पेस टेक्नोलॉजीज के साथ आप इस पर्टिकुलर न्यूज़ को रिलेट कर सकते हैं। तो चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट का जो जर्नी है वो 2/3 खत्म हो चुका है दोस्तों। ट्रांस लूनार इंजंक्शन हो चुका है। व्हाट इज ट्रांस लूनार इंजंक्शन? बेसिकली अर्थ का ग्रेविटेशनल कंट्रोल से मून का ग्रेविटेशनल कंट्रोल में पहुंचने का जो प्रोसेस है उसे आप ट्रांस लूनार इंजंक्शन कह सकते हैं। तो ये हो चुका है दोस्तों। अब क्या होगा, धीरे धीरे ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग करके एक एक ऑर्बिट को डाउन करेंगे और मून से 100 किलोमीटर ऊपर एक ऑर्बिट तक पहुंचाएंगे। फिर सॉफ्ट लैंडिंग होगा लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। अब विक्रम से एक रोवर निकलेगा बाहर जिसका नाम है प्रज्ञान। ठीक है, चंद्रयान 2 मिशन का जो लैंडर एंड रोवर का नाम था वही इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मून का साउथ पोल में लैंड होने वाला, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट से इसरो को मैसेज मिल चुका है दैट आई एम फीलिंग लूनार ग्रेविटी। वैसे चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को कौन कंट्रोल कर रहा है दोस्तों? दिस इज इंपॉर्टेंट। इट इज कंट्रोल्ड एंड कमांडेड बाय मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स ISTRAC बेंगलुरु। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एक डिपार्टमेंट है ISTRAC। ISTRAC का फुल फॉर्म है दोस्तों ISRO टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। ये बेंगलुरु में लोकेटेड है। तो ISTRAC के अंडर और एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है MOX। MOX का फुल फॉर्म है मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स। तो इसरो का मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स को मैसेज मिल चुका है चंद्रयान 3 से, आई एम फीलिंग लूनार ग्रेविटी। बेसिकली कंफर्म हुआ है कि चंद्रयान 3 जो है अब मून की ग्रेविटेशनल कंट्रोल में है। तो यही न्यूज़ है। अभी के हिसाब से लैंडिंग प्लान है अगस्त 23 को, पर ये डेट थोड़ा बहुत आगे भी निकल सकता है। सिचुएशंस के हिसाब से इसरो जो है डिसाइड करेंगे। इसरो के हिसाब से सितंबर में भी होने का चांसेस है, पर मोस्ट प्रोबेबली अगस्त 23 को ही हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। ठीक है, अब चंद्रयान 3 मिशन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स भी मैं आपको बता देता हूं। इट इज द India's third lunar mission and second attempt at achieving a soft landing on moon surface। देखिए, हमारा पहला लूनार मिशन कौन सा था? वो था चंद्रयान 1 जो 2008 में लॉन्च हुआ था। लॉन्च व्हीकल क्या था? PSLV C11। अब देखिए चंद्रयान 1, 2, 3 का लॉन्च व्हीकल कौन कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर चंद्रयान 1 के बारे में बात करें, इंडिया का पहला लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन था विच एम्ड टू क्रिएट ए 3-डायमेंशनल एटलस ऑफ द मून एंड कंडक्ट मिनरोलॉजिकल मैपिंग। तो चंद्रयान 1 का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था दोस्तों, एक तो मून को ऑर्बिट करना है, जितना पास जा सकता है उतना पास जाना है, और मून का एक 3-डायमेंशनल एटलस क्रिएट करना है और मिनरोलॉजिकल मैपिंग करना है। मतलब मून सरफेस में क्या क्या मिनरल्स अवेलेबल है इस बारे में भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना या एनालिसिस करना। ये चंद्रयान 1 का बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे। वैसे चंद्रयान 1 ने एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी भी किया था, वो ये था डिटेक्शन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोक्सिल ऑन द लूनार सरफेस। तो पानी डिटेक्ट किया था चंद्रयान 1 ने, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब चंद्रयान 2 के बारे में अगर बात करें दोस्तों, आप सबको मालूम है चंद्रयान 2 का जो लॉन्च है 2019 में हुआ था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार कंफर्म कीजिएगा, 2019 में चंद्रयान 2 का लॉन्च हुआ था। अब चंद्रयान 2 थोड़ा सा और एडवांस था। देखिए चंद्रयान 1 में केवल ऑर्बिटर था जो मून को ऑर्बिट किया था, है कि नहीं, पर चंद्रयान 2 में ये ऑर्बिटर के अलावा स्पेसक्राफ्ट के अंदर
दो और पेलोड्स थे, वन लैंडर वन रोवर। लैंडर और रोवर का नाम सेम है दोस्तों, जैसे कि चंद्रयान 3 में विक्रम, प्रज्ञान वगैरह दिया हुआ है, उसी तरह चंद्रयान 2 का भी नाम था। तो चंद्रयान 2 का सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली लैंड करते वक्त स्पीड ज्यादा हो गया और लूना सरफेस में जाके क्रैश हो गया। तो अब ये बोल सकते हैं कि चंद्रयान 2 पार्शियली सक्सेसफुल था। पार्शियली सक्सेसफुल क्यों? क्योंकि जो ऑर्बिटर है उसे हम लूनर ऑर्बिट तक पहुंचाया और आज भी वो ऑर्बिटर ऑपरेशनल है, ऑर्बिटर अपना काम कर भी रहा है, मून का एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, नाउ चंद्रयान 3 जब हम लॉन्च किए, इसमें भी सेम प्लान है दोस्तों जैसे कि चंद्रयान 2 का है। ठीक है, सेम मतलब थोड़ा सा और प्लान है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह थोड़ा सा डिफर करते हैं, पर चंद्रयान 2 जैसे ही था, जैसे ही है चंद्रयान 3 भी। पर चंद्रयान 3 में एक चीज नहीं है दोस्तों, वो है ऑर्बिटर। ऑर्बिटर क्यों नहीं है? क्योंकि ऑर्बिटर ऑलरेडी चंद्रयान 2 का उधर प्रेजेंट है, वही हम यूज करेंगे। अब चंद्रयान 3 में स्पेसक्राफ्ट को भेजेंगे, सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, उनमें से रोवर जो है बाहर निकलेंगे, इन सिटू केमिकल एनालिसिस करेंगे लूना सरफेस का। इन सिटू केमिकल एनालिसिस मतलब क्या होता है? मतलब मून में ही रह के वो केमिकल एनालिसिस करेंगे। ऐसा नहीं कि उधर से मटेरियल्स को वापस अर्थ में लेके आएंगे फिर एनालिसिस करेंगे। इन सिटू मतलब उधरी जब होगा ना, उसे इन सिटू बोलते हैं। ठीक है, तो इन सिटू केमिकल एनालिसिस वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव है हमारा रोवर का जो है। ठीक है, तो चंद्रयान 2 का लॉन्च हुआ था GSLV Mark 3 M1 से। ठीक है, लॉन्च व्हीकल ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान 2 का बता रहा हूं GSLV Mark 3 M1, वेरास चंद्रयान 3 का लॉन्च व्हीकल कौन सा है? LMV M4 व्हीकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, LMV 3 M4 व्हीकल चंद्रयान 3 का लॉन्च व्हीकल है। अब ये भी बेसिकली एक GSLV Mark 3 ही है, पर थोड़ा सा एडवांस्ड है, बस वही है। ठीक है, वैसे इस सब के बारे में डिटेल में मैंने आपको पिछले संडे का न्यूज़ एनालिसिस में शायद बताया था, लाइक लॉन्च व्हीकल का इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें किस तरह का 3 स्टेज प्रोपल्शन होता है। आपको पता होगा ना, एक लिक्विड स्टेज होता है, फिर एक सॉलिड स्टेज होता है, फिर एक क्रायोजेनिक स्टेज होता है, लिक्विड ऑक्सीजन हाइड्रोजन यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ और भी कुछ डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एन इंडिजिनियस लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड and a rover with an objective of developing and demonstrating new technologies required for interplanetary missions। तो देखिए चंद्रयान 3 का वन ऑफ द एडिशनल ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, नए टेक्नोलॉजीज को डेमोन्स्ट्रेट करना इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए। अब देखिए, अब हम मून को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आगे जाके हम और भी प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करेंगे, तो उस तरह के टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, डेमोन्स्ट्रेट करना भी चंद्रयान 3 का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चंद्रयान 3 में क्या क्या है? एक तो लैंडर मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल मतलब जो मॉड्यूल सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। ठीक है, प्रोपल्शन मॉड्यूल मतलब जो स्पेसक्राफ्ट को उधर तक लेके जाएंगे। फिर रोवर है, रोवर बेसिकली लैंडर मॉड्यूल से बाहर निकलेंगे और लूना सरफेस में अपना काम करेंगे। ठीक है, लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान। It remains the same as the Chandrayaan 2 mission, ये मैंने आपको बताया। Now one additional information, the propulsion module features a new experiment called spectropolarimetry of habitable planet Earth shape। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। ठीक है, ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है दोस्तों, इसमें एक न्यू एक्सपेरिमेंट भी फीचर किया जा रहा है, वो है स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जिसका शॉर्ट फॉर्म है शेप। वही ये दोस्तों, अर्थ जैसा कोई और हैबिटेबल प्लेस है क्या, उसे वो एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। बाकी कुछ डिटेल्स नहीं है दोस्तों, सब कुछ मैंने बता ही दिया। नाउ और एक डिटेल मैं आपको बताता हूँ, ये आपको समझना है। ठीक है, देखिए ये जो आर्टिकल है, इसमें एक पोर्शन है जिसमें लिखा है कि चंद्रयान 3 हैज बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड इनटू लूनर ऑर्बिट, ये रेट्रो बेंडिंग एट द पेरीलून वाज कमांडेड फ्रॉम द मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स ISRO। मैंने आपको बोला ISRO का जो इस्ट्राक का मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि MOX है जो बेंगलुरु में लोकेटेड है, वही कमांड कर रहा है हमारा चंद्रयान 3 एयरक्राफ्ट को। तो उसमें लिखा है रेट्रो बेंडिंग एट द पेरीलून वाज कमांडेड। अब ये पेरीलून मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, पेरीलून इज द स्पेसक्राफ्ट क्लोजेस्ट पॉइंट टू द मून। तो जब स्पेसक्राफ्ट मून का एकदम क्लोजेस्ट पॉइंट में पहुंचेंगे ना, इसे कहते हैं पेरीलून। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा मून है और जो ऑर्बिट है वो कुछ इस तरह होगा। ठीक है, तो ये जो पोर्शन होगा ना, क्लोजेस्ट जो पॉइंट है, उसे आप पेरीलून बोल सकते हैं, पेरीलून। और जो फादर्स्ट पॉइंट है उसे क्या बोलेंगे? अपोलून। अब मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, आपको नोट भी करना है। द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट आर कॉल्ड एप्स पॉइंट्स। एप्स पॉइंट्स क्या है? कोई भी ऑर्बिट का जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब एक होता है फारदेस्ट, एक होता है क्लोजेस्ट।
तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना, इसका एक कॉमन नेम है एप्स पॉइंट्स करके। सो द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द अट्रैक्टिंग बॉडी इज कॉल्ड पेरिएप्सिस। जो क्लोजेस्ट होगा इसे पेरिएप्सिस बोलेंगे, जो फार्थेस्ट होगा उसे क्या बोलेंगे, अपोएप्सिस बोलेंगे। अब देखिए दोस्तों, सन का जो ऑर्बिट्स है, सन का ऑर्बिट का फार्देस्ट पॉइंट जो होगा ना उसे क्या बोलेंगे, अपहीलियन बोलेंगे। जो क्लोजेस्ट होगा उसे पेरीहीलियन बोलेंगे, ठीक है। वैसे अर्थ का जो फार्देस्ट पॉइंट है उसे अपोजी बोलेंगे और जो क्लोजेस्ट है उसे पेरिगी बोलेंगे, और मून का जो फार्देस्ट पॉइंट है उसे पेरीलून बोलेंगे और जो क्लोजेस्ट है उसे क्या बोलेंगे, अपोलून बोलेंगे। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉमनली क्या बोलते हैं इसे, एप्स पॉइंट्स कहते हैं, पेरीएप्सिस एंड अपोएप्सिस। पर जो सेलेस्टियल बॉडी होगा ना उसके हिसाब से नाम भी चेंज होता है। सन का हीलियन करके बता देते हैं, अर्थ का जी करके और मून का ल्यून करके। बस आपको सफिक्स ऐड करना है। आई होप क्लियर है। अगला, एक्स पाकिस्तान पीएम इमरान खान गेट्स 3-year जेल इन तोशाखाना केस अरेस्टेड, जीएस पेपर टू इंटरनेशनल न्यूज। अब देखिए दोस्तों, ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी एक करंट इंटरनेशनल हैपनिंग है जो हमारा नेबरिंग कंट्री में हो रहा है, इसके बारे में आपका समझ होना जरूरी है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की हालत क्या है आप सबको मालूम है। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 3-year जेल टर्म मिला है दोस्तों तोशाखाना केस में। आपको पता होगा कि इमरान खान भी अपना टर्म कंप्लीट नहीं किया था। इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना 5 साल का टर्म कंप्लीट नहीं किया है, और इतनी बार पाकिस्तान में मिलिट्री कू हुआ है, ठीक है, बेसिकली मिलिट्री रूल आया है, ये सब के बारे में आपको मालूम है। और इसी चीज के लिए इंडिया को प्राउड फील करना चाहिए। अभी तक इंडिया में जितनी बार पावर ट्रांसिशन हुआ है दोस्तों, एकदम साइलेंट तरीके से हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। वेरास पाकिस्तान जो एक टाइम में इंडिया का पार्ट था, उधर अभी तक 1947 से लेके अभी तक एक बार भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म ही कंप्लीट नहीं कर पाया, सोचिए। तो एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन एंड एक्स पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 3 साल का जेल टर्म मिला है तोशाखाना केस में। तो ये तोशाखाना केस क्या है, इमरान खान का क्या कहना है, कोर्ट का क्या कहना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या कहना है, ये सब हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज अरेस्टेड ऑन सैटरडे आफ्टरनून फ्रॉम हिज जमान पार्क रेजिडेंस इन लाहौर। शॉर्टली आफ्टर एन इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट डिक्लेयर्ड हिम गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस इन द तोशाखाना केस। तो तोशाखाना केस में कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस इमरान खान ने किया है करके इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट डिक्लेयर किया है। बेसिकली इस्लामाबाद का एक ट्रायल कोर्ट ये सजा दिया है। इसका मतलब ये है पाकिस्तान का जो पार्टी है, इनका जो पार्टी है, वो ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना अपील फाइल करेंगे, ठीक है। तो ये फाइनल डिसीजन नहीं है, ठीक है, केवल इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट ने ये पनिशमेंट दिया है, ठीक है। तो कोर्ट सेंटेंस्ड इमरान टू 3 years इन प्रिजन एंड इम्पोज्ड ए फाइन ऑफ 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज, ठीक है। तो 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज का फाइन भी है। और रीजन क्या है दोस्तों, फॉर कंसीलिंग डिटेल्स ऑफ तोशाखाना गिफ्ट। ये तोशाखाना गिफ्ट क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, बस अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए। तोशाखाना गिफ्ट्स के बारे में डिटेल्स इन्होंने पब्लिक नहीं किया या फिर कंसील किया, किसी को बताया नहीं। ये है एक्चुअली इनकी जो गलती है, ठीक है। नाउ इमरान खान डिलिबरेटली सबमिटेड फेक डिटेल्स of तोशाखाना गिफ्ट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इज फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। देखिए, कुछ डिटेल्स तो इन्होंने बताया नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और कुछ फेक डिटेल्स भी सबमिट किया है, इसलिए ये पनिशमेंट मिला है दोस्तों। नाउ ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को सेंटेंस किया है अंडर सेक्शन 174 ऑफ द पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट। तो सेक्शन 174 ऑफ द पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट में जो मैक्सिमम पनिशमेंट लिखा हुआ ना, वही इन्हें अभी दिया है, ठीक है, जज जो है। नाउ इसी वजह से मतलब अगर ये केस इसी तरह सस्टेन रहेंगे तो इमरान खान अगले नेशनल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पर वही बात है दोस्तों, पाकिस्तान का जो तहरीकी इंसाफ पार्टी है पीटीआई, वो अभी सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे अपील करने के लिए। तो क्या है ये तोशाखाना केस? तोशाखाना कंट्रोवर्सी केम इनटू द फोरफ्रंट इन August 2022 when the coalition government led by Pakistan Muslim League Nawaz filed a case against Imran, claiming that he did not disclose information on gift presented to तोशाखाना। तो तोशाखाना के लिए जो गिफ्ट मिला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डिस्क्लोज नहीं किया बोल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो पार्टी है वो इमरान खान के खिलाफ में कंप्लेंट फाइल किया था। कब किया था? August 2022 में, ठीक है। नाउ तोशाखाना क्या है? ये 1974 में एस्टैब्लिश हुआ था। इट इज ए डिपार्टमेंट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द कैबिनेट डिवीजन विच
स्टोर्स गिफ्ट्स एंड अदर एक्सपेंसिव आइटम्स रिसीव्ड बाय पब्लिक ऑफिशियल्स। तो पाकिस्तान के जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उन्हें अगर कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट या आइटम्स मिल रहा है, ठीक है, उसे स्टोर करने का एक डिपार्टमेंट है तोशाखाना जो है, जो कैबिनेट डिवीजन के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। नाउ तोशाखाना का रूल्स के हिसाब से इट्स कंपल्सरी फॉर ऑफिशियल्स टू रिपोर्ट द गिफ्ट एंड अदर सच मटेरियल्स रिसीव्ड बाय देम टू द कैबिनेट डिवीजन। तो तोशाखाना का रूल्स के हिसाब से हर एक ऑफिशियल्स को गिफ्ट्स के बारे में या फिर ऐसे कुछ मटेरियल्स उन्हें ऐसे गिफ्ट मिला है उसके बारे में जो डिटेल्स है वो कैबिनेट डिवीजन को बताना जरूरी है। तो जब इमरान खान 2018 में पावर में आया था, ही रेसिस्टेड डिस्क्लोजिंग डिटेल्स ऑफ द मेनी प्रेजेंट्स। उन्होंने मतलब डिटेल्स बताया ही नहीं। उन्होंने बोला मेरे को जो प्रेजेंट्स मिला उसके बारे में मैं क्यों डिटेल्स दूंगा, ठीक है। उनका कहना यह था अगर मैं सारे गिफ्ट के बारे में बताने लगूंगा मुझे जो दूसरे कंट्रीज से मिला है तो ये दूसरे कंट्रीज के साथ में हमारा जो रिलेशन है वो खराब हो सकता है। वैसे देखा जाएगा तो इमरान खान जब सऊदी अरेबिया जाते हैं या और कोई कंट्री जाते हैं, उधर का जो प्रिंस वगैरह रहता है वो एक्सपेंसिव गिफ्ट वगैरह देते हैं। इमरान खान अपना समझ के उसको क्या है अपने पास ही रख दिया और क्या गिफ्ट मिला कितने का है ये सब बताया नहीं। जबकि तोशाखाना रूल्स ये कहता है कि गिफ्ट्स के बारे में पूरे डिटेल्स जो है उन्हें देना है, पर इमरान खान ने नहीं किया, ठीक है। And subsequently, the former Prime Minister wrote a letter to the Election Commission of Pakistan and admitted to selling at least 4 such presents, but also said that he bought them from government by paying a percentage of their values. अब देखिए इमरान खान साहब ने क्या किया, जो गिफ्ट इन्हें मिला है ना वो बेच दिया। जैसे कि सऊदी अरेबियन क्राउन प्रिंस ने उन्हें रोलेक्स वॉचेस दिया था, एक्सपेंसिव कफलिंग्स दिए थे, वैल्यूबल पेन दिए थे, रिंग दिए थे, ये सब इन्होंने बेचा भी। अब इमरान खान का कहना यह है उन्होंने एक परसेंटेज पे भी किया था गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं हमने ऐसे ही बेचा, ठीक है। पर देखिए दोस्तों डिटेल्स तो डिस्क्लोज करना जरूरी था, ये गलती किया है इमरान खान ने। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना क्या है इस केस के बारे में। ईसीपी फाउंड दैट व्हाइल द सेल्स वेर नॉट इलीगल बिकॉज द आइटम्स बिलोंग टू इमरान as he had paid for them, he did engage in unethical behavior, making false assertions and erroneous declarations. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से ये जो इमरान खान ने गिफ्ट को बेचा है वो कोई गलत एक्टिविटी नहीं है। फिर भी कुछ अनएथिकल बिहेवियर उनकी तरफ से हुआ है, जैसे कि उन्होंने कुछ फॉल्स असर्शंस दिए, एरनीस डिक्लेरेशंस दिए, फेक डिक्लेरेशंस दिए, वो गलत है। क्योंकि तोशाखाना का रूल्स कहता है कि आपको प्रॉपर डिटेल्स प्रोवाइड करना है गिफ्ट के बारे में। कॉन्सिक्वेंटली पाकिस्तान का जो अपेक्स पोल बॉडी है, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बैट इमरान फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। तो पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से इमरान खान को 5 साल के लिए बैन किया था पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन अपना रूलिंग में यह बोला था, वी आर ऑफ कंसिडर्ड ओपिनियन दैट द रेस्पोंडेंट हैज बिकम डिस्क्वालिफाइड अंडर आर्टिकल 63 क्लॉज 1 क्लॉज P ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, रेड विद सेक्शन 137, 167 एंड 173 ऑफ द इलेक्शन एक्ट ऑफ 2017। कॉन्सिक्वेंटली ही सीसेस टू ए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो बेसिकली ये सेक्शंस वगैरह हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए। जैसे कि हमारे अलग अलग एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वगैरह है, उसी तरह उनके कुछ एक्ट है, उसके हिसाब से इमरान खान का जो मेंबरशिप है नेशनल असेंबली का उसे सीज किया गया और उनका जो सीट है वो वैकेंट हो गया, ठीक है। नाउ इमरान डिस्क्वालीफाई होने के बाद क्या हुआ था, ठीक है, मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं, ठीक है। डिस्क्वालीफाई होने के बाद ह्यूज प्रोटेस्ट लेड बाय पीटीआई वर्कर्स ब्रोक आउट इन फ्रंट ऑफ पोल बॉडीज ऑफिस। अब ये पाकिस्तान है कि नहीं। जब इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया तो सारे लोग पहुंच गए, बेसिकली इनके जो पार्टी वर्कर्स है वो पहुंच गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, ठीक है। और उधर खतरनाक तरीके से प्रोटेस्ट भी देखने को मिला, पुलिस के साथ क्लास देखने को मिला, ठीक है। एंड ए केस ऑफ टेररिज्म वाज देन रजिस्टर्ड अगेंस्ट इमरान। आप देखिए इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था जो अपोजिशन पार्टी से, अलग अलग केसेस फाइल हो रहे थे, ठीक है। तो टेररिज्म का भी केस उनके खिलाफ में फाइल हो गया था। बेसिकली तोशाखाना केस तो था ही, इसके बाद टेररिज्म का केस भी फाइल किया गया था, ठीक है। सो द ईसीपी इटसेल्फ अप्रोच द इस्लामाबाद सेशंस कोर्ट विद ए कॉपी ऑफ द कंप्लेंट एंड sought criminal proceedings against Imran for allegedly misleading officials about the gift he received from foreign dignitaries during the tenure as the prime minister। तो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, वो जो भी कंट्रीज में गए हैं उधर के जो हेड्स ऑफ द स्टेट उन्हें जितने भी गिफ्ट दिया है उसके बारे में उन्होंने डिटेल्स नहीं सबमिट किया बोल के ईसीपी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो खुद चले गए इस्लामाबाद सेशंस कोर्ट के पास, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन तो ऑलरेडी हो गया था। अब ये जो तोशाखाना रूल्स के खिलाफ ने इमरान खान ने काम किया ये बोल के ईसीपी इस्लामाबाद सेशंस कोर्ट में पहुंच गया कंप्लेंट के साथ। तो अभी जाके इस्लामाबाद सेशंस कोर्ट का क्या आया है, ऑर्डर आया है। तो यही केस है दोस्तों, बस मैंने आपको बैकग्राउंड बता दी, इसमें एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में कुछ भी नहीं है, फिर भी आज का एक मेन न्यूज़ है इसलिए मैंने आपको बताया है। अगला है डोवल इन जद्दा फॉर 2-day NSA कॉन्फ्रेंस ऑन यूक्रेन, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगा।
देखिए, हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल साहब सऊदी अरेबिया का कैपिटल जद्दा पहुंचे हैं फॉर ए 2 डे NSA कॉन्फ्रेंस ऑन यूक्रेन। तो देखिए, यूक्रेन के बारे में बातें होगी। 1.5 साल हो चुका है दोस्तों रशिया यूक्रेन वार का, तो कैसे भी करके हमें पीस रिस्टोर करना है, इसके लिए काफ़ी इंटरनेशनल मीटिंग्स आजकल हो ही रहा है। ठीक है, तो ये मीटिंग को होस्ट करेंगे सऊदी प्राइम मिनिस्टर एंड क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, where the government also hopes to build some consensus for a G20 declaration at next month's Delhi summit, which is currently at an impasse। देखिए, काफ़ी कुछ समझना है। वैसे इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होगा ये तो हमें मीटिंग खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, पर ये मीटिंग का कुछ सिग्निफिकेंस है दोस्तों। एक तो देखिए, यूक्रेन के बारे में बात होगी, अच्छी बात है। फिर it also hopes to build some consensus for G20 declaration at next month's Delhi summit। देखिए, G20 इस साल इंडिया होल्ड कर रहा है, ये बात आपको मालूम है। G20 से एसोसिएटेड काफ़ी सारे मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ये भी आपको मालूम है। फाइनल एक मीटिंग होगा जहाँ पे हेड्स ऑफ द स्टेट्स ज्वाइन होंगे। ठीक है, तो अभी तक G20 का जितने भी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस हुआ ना, उसमें एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर नहीं आ पाया है बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस। ये रशिया यूक्रेन वार की वजह से काफ़ी डिफरेंसेस है दोस्तों सारे कंट्रीज के बीच में। ठीक है, मेनली देखा जाएगा तो रशिया चाइना जैसे कंट्रीज कुछ इश्यूज पर राजी नहीं हो रहा है। अब इस वजह से अभी तक कोई जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाया है G20 में। ठीक है, तो अगले महीने तक G20 खत्म होगा, अगर कोई जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं बना पाएंगे ना, तो ये इंडिया के लिए सही नहीं होगा। इंडिया पहली बार G20 होस्ट कर रहा है और ये पहला G20 होगा बिना कोई जॉइंट डिक्लेरेशन का। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हमें कैसे भी करके एक जॉइंट डिक्लेरेशन बाय ऑल हेड्स ऑफ द स्टेट जिसमें सबका कंसेंसस हो, उस पर लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस बारे में भी बातें होगी इस कॉन्फ्रेंस में। तो कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है दोस्तों? देखिए, पार्टिसिपेंट्स एट द जद्दा कॉन्फ्रेंस इंक्लूड यूनाइटेड स्टेट्स NSA जेक सुलिवान, चाइनीज स्पेशल एनवॉय फॉर यूरेशियन अफेयर्स ली हुई, and the event will be addressed by Andriy Yermak, the head of Ukraine's presidential office। तो देखिए, यूक्रेन की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, नाउ रशिया हैज नॉट बीन इन्वाइटेड टू द कॉन्फ्रेंस। रशिया को इस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया है, पर रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट ऑलरेडी आया है कि हम सब देख रहे हैं, वी वुड कीप एन आई ऑन द प्रोसीडिंग्स। नाउ wooing the global south, in particular the conference is expected to make a pitch to global south countries। ग्लोबल साउथ मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर कंट्रीज अगर आप देखोगे डेवलपिंग कंट्रीज आपको देखने को मिलेगा, कुछ कंट्रीज को छोड़ के, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह है, थोड़ा सा रिच कंट्रीज है। बाकी 90% या 90 to 95 या 100% भी बोल सकते हैं, सारे जो कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज है। इन्हें ग्लोबल साउथ कहते हैं। अब केवल सदर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से नहीं, अगर आप दुनिया का नक्शा देखोगे आपको दिखाई देगा नॉर्थर्न साइड में। ठीक है, ऐसे देखोगे तो नॉर्थर्न साइड में ना सारे डेवलप्ड कंट्रीज है। बेसिकली देखिए, अपना यूरोपियन कंट्री सारे नॉर्थर्न साइड में आ रहा है। ठीक है, रशिया नॉर्थर्न साइड में आ रहा है, तो उसके नीचे अगर आप देखोगे मैक्सिमम डेवलपिंग कंट्रीज है, इसलिए इन्हें ग्लोबल साउथ कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल साउथ कंट्रीज की तरफ थोड़ा सा पिचिंग होने वाला है, क्योंकि ग्लोबल साउथ में जो मेजर कंट्रीज है लाइक इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, मेक्सिको हो गया, दैट हैव दस फार केप्ट ए न्यूट्रल स्टैंड। रशिया यूक्रेन वार में ये चारों कंट्रीज जो है, जो मेजर कंट्रीज ग्लोबल साउथ के बोल सकते हैं, अभी तक न्यूट्रल स्टैंड लिए हैं और दे हैव नॉट टेकन एनी इंटरेस्ट टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट करके जो बाकी सारे कंट्रीज है उनका कहना है। न्यूट्रल स्टैंड लेने से कोई काम नहीं होगा ना। अगर आपको वार को एक्चुअली में ख़त्म करना है तो आपको अगेंस्ट, मतलब उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना होगा। पर इंडिया के लिए अपना जस्टिफिकेशन से ये बात आपको मालूम है, हम रशिया को इतना जल्दी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि रशिया ने काफ़ी मदद किया है इंडिया का, जब ये सारे सो कॉल्ड कंट्रीज़ हमारा नहीं किया था। तो रशिया के साथ हमारी जो दोस्ती है काफ़ी गहरी दोस्ती है। हमें बैड टाइम्स में रशिया ने सपोर्ट किया है। ठीक है, तो वो इंडिया का जस्टिफिकेशन है। इसी तरह ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको जैसे कंट्रीज़ का भी जस्टिफिकेशन है, इसलिए अभी तक इन्होंने न्यूट्रल स्टैंड लिया है। तो हो सकता है इस कॉन्फ्रेंस में ये जो कंट्रीज है जो रशिया के अगेंस्ट एक्शन लिया है अभी तक, या फिर सैंक्शंस वगैरह इंपोज किया है, वो थोड़ा सा पिच करे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की बात करें, दे लुक फॉरवर्ड दैट दिस मीटिंग कंट्रीब्यूट्स टू री-इन्फोर्सिंग डायलॉग एंड कोऑपरेशन थ्रू डेलिब्रेशंस एट द इंटरनेशनल लेवल ऑन द वेज टू एंश्योर ए सोल्यूशन फॉर द क्राइसिस। तो बेसिकली किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का जो गवर्नमेंट है उनका ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, ये जो मीटिंग है
उसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स या डिलिब्रेशंस बन जाए ताकि हम इस क्राइसिस को कैसे भी करके बंद करें थ्रू पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक मीन्स एंड इन वे दैट स्ट्रेंथन्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आप देखिए इस तरह के जो स्टेटमेंट्स है ये आप नोट करके रख सकते हैं, आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, deliberations at the international levels on the ways to ensure a solution for the crisis through political and diplomatic means and in way that strengthens international peace and security, sparing the world further humanitarian। ये ऐसे कंक्लूजन भी कई सारे मेंस आंसर में आप लिख सकते हैं ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक मतलब आप सीधा कॉपी कर दो, उसको नोट में लिख के रखिए, ठीक है। अच्छा एक स्टेटमेंट आपको मिल रहा है। वैसे सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट का कहना ऑब्जेक्टिव लिखा है, फिर भी देखिए कितना अच्छा तरीके से लिखा है, अब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं। सब यही बोलते हैं बेसिकली, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में देखोगे ना, सारी कंट्रीज़ का स्टेटमेंट्स वगैरह सेम ही रहते हैं, जबकि ये सब कहना इतना आसान है पर करना मुश्किल है। However, the US State Department said in a briefing that the conference would stress the importance that Ukraine be in the driver's seat when it comes to any potential diplomatic resolution to this war। देखो दोस्तों, अब US इस तरह के स्टेटमेंट्स रिलीज करेंगे तो क्राइसिस खत्म होगा ही, है कि नहीं। यूएस का कहना यह है जब भी कोई मीटिंग होगा, बेसिकली पीस मीटिंग वगैरह होगा रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो यूक्रेन एक एडवांटेजेस पोजीशन में होना चाहिए। अब ये अगर आप रशिया को बोलोगे तो रशिया कहां मानेगा, है कि नहीं। सो यूक्रेन इज ऑल्सो कीन ऑन सपोर्ट फॉर इट्स प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पीस फॉर्मूला विच इंक्लूड्स ए पुल आउट ऑफ रशियन ट्रूप्स। अब देखिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का एक पीस फॉर्मूला है, वो ये है कि सारे रशियन ट्रूप्स को सबसे पहले पुल आउट करो, इसके बाद हम पीस के बारे में बात करेंगे। जब तक रशियन ट्रूप्स यूक्रेन टेरिटोरियल एरिया के अंदर है तब तक कोई पीस टॉक नहीं हो सकता, ठीक है। सो दैट्स इट। इसके अलावा एनएसए अजित डोवल साहब और भी कई सारे मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करेंगे, जिसमें से एक होगा प्रिपरेशन मीटिंग फॉर ब्रिक्स। आप सबको मालूम होगा ब्रिक्स समिट होने वाला है अगस्त 22 को साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स में कौन कौन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2006 में ब्रिक्स को फॉर्मलाइज किया गया था, तब ये ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था, ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना था। 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इंक्लूड किया गया, तो अभी के हिसाब से ये ब्रिक्स है। तो ब्रिक्स का हेड्स ऑफ द स्टेट्स का मीटिंग होने से पहले प्रिपरेशन मीटिंग्स वगैरह होता है, वो भी अजित डोवल साहब अटेंड करेंगे, यह बोला गया है। नाउ एज ए कंक्लूजन देखिए दोस्तों, इस साल G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है कि नहीं, और रशिया यूक्रेन वार चल भी रहा है, अभी तक कोई पीस रेजोल्यूशन नहीं आया है। तो G20 जैसा एक इंटरनेशनल मीटिंग जिसमें इतने सारे कंट्रीज हैं, मेजर कंट्रीज हैं, वो मीटिंग होगा तो ऑब्वियस सी बात है रशिया यूक्रेन वार के बारे में बातें होगी, ठीक है। अभी तक ये देखने को मिला है दोस्तों, G20 मेंबर्स की तरफ से एक जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं आया है, ठीक है। नो G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हैज एट मैनेज्ड टू इश्यू ए जॉइंट स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस। अब ये रशिया यूक्रेन वार के चलते बहुत सारे डिफरेंसेस है G20 मेंबर्स के बीच में। इसमें दो ग्रुप्स है, वन इज G7 कंट्रीज, दूसरा रशिया एंड चाइना। देखिए दोस्तों G7 कंट्रीज में कौन कौन है, यूएसए है, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। तो इतने सारे G7 कंट्रीज थे। पहले G8 कंट्रीज हुआ करता था, रशिया भी था। रशिया 2014 या 15 में जब क्रीमियन पेनिनसुला को अनेक्स किया तब रशिया को बाहर निकाला। और चाइना भी एक्चुअली G7 कंट्रीज का पार्ट होना चाहिए, पर चाइना ये जो अलग अलग एक्टिविटीज करते रहते हैं ना, अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करते हैं और भी एक रोग नेशन की तरह काम करते हैं, इसलिए G7 कंट्रीज में चाइना को भी अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया है। तो रशिया और चाइना नफरत करते हैं बेसिकली G7 से, एंड ऑब्वियसली ये रशिया यूक्रेन वार की वजह से ये जो डिफरेंसेस है और बढ़ गया है। तो अभी तक G20 का कोई भी मिनिस्ट्रियल मीटिंग में एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि ये डिफरेंसेस की वजह से। अब ये इंडिया के लिए सही नहीं है। इंडिया पहली बार G20 की प्रेसिडेंसी होस्ट कर रहा है। अगर इंडिया एक जॉइंट स्टेटमेंट तक लेके नहीं आ पाएंगे इस G20 मीटिंग को, मतलब मेंबर्स के बीच में एक कंसेंसस नहीं ला पाएंगे, तो ये इंडिया के लिए सही नहीं होगा, ठीक है। तो इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करवाना, ठीक है। मतलब कम से कम दुनिया को ये तो बताना पड़ेगा ये जो G20 में मेंबर कंट्रीज है वो एक साथ है कि नहीं, एक कॉमन कॉज के लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो G20 का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो सब बाहर में जाएगा, है कि नहीं। सो इंडिया हैज thus far turned down मिस्टर Zelensky's request to address the G20 summit। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, G20 समिट को व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है वो एड्रेस करना चाहते हैं, और उनका रिक्वेस्ट भी आया था प्रेसिडेंट ऑफ G20 के पास, इंडिया के पास, पर इंडिया अभी तक उस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन किया है। फिर भी रिसेंटली देखा जाएगा तो इंडिया थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कर रहा है
यूक्रेन के साथ। इंडिया, हमारा एक सीनियर ऑफिशियल है मिस्टर संजय वर्मा, उनको यूक्रेन भेजा था और काफ़ी कंसल्टेशंस हुआ भी है। सो मोस्ट प्रोबेबली हम यही उम्मीद करेंगे दोस्तों, जब सितंबर में फाइनल मीटिंग जब होगा हेड्स ऑफ स्टेट्स का G20 में, उसमें एक जॉइंट स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन आए, ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई G20 मीटिंग ऐसा कंक्लूड नहीं हुआ है विदाउट ए जॉइंट डिक्लेरेशन। अगला, ऑर्गन शॉर्टेज कंटिन्यूज टू कॉस्ट लाइव्स, जीएस पेपर टू हेल्थ। आज का द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज में यही बताऊंगा दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से है। इधर इंडिया में जो ऑर्गन शॉर्टेज हो रहा है दोस्तों, इसके बारे में बात किया जा रहा है। देखिए, आपको मालूम है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है अगर एक इंडिविजुअल का ब्रेन डेथ हो जाता है, मतलब उनका डेथ एकदम कंफर्म हो गया, तो उनका जो ऑर्गन्स है वो कुछ देर के अंदर अगर निकालेंगे तो दूसरे इंडिविजुअल्स में काम आ सकते हैं। अलग अलग ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, आपको मालूम है दोस्तों, जैसे कि लीवर का, किडनी का, हार्ट का, लेकिन वो भी कई सारे ऑर्गन्स हैं जो ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल जिनका ब्रेन डेथ कंफर्म हो जाता है, अगर वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करेंगे तो काफ़ी सारी जिंदगियों को वो बचा सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको मालूम होगा। पर इंडिया में ऑर्गन शॉर्टेज है दोस्तों, मतलब डिमांड बहुत है पर ऑर्गन्स नहीं मिल रहा है क्योंकि डोनेट्स कम है। इसके बारे में एक आर्टिकल, इस पर काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मिल जाएगा जो आपको नोट करना है, ठीक है। With a waiting list of over 3 lakh patients and at least 20% dying each day waiting for an organ, India's policy of organ donations, especially disease donations, has been exacting a steep toll. तो देखिए, अभी के हिसाब से इंडिया में 3 लाख पेशेंट्स है जो ऑर्गन्स के लिए वेट कर रहा है। एटलीस्ट 20% का डेथ हर दिन हो रहा है ऑर्गन नहीं मिलने की वजह से, ठीक है। According to Health Ministry's own data, number of donors, including deceased, only grew from 6,916 in 2014 to about 16,041 in 2022. तो 2014 में 6,916 डोनर्स थे, तो 2022 तक 8 साल में केवल 16,041 तक पहुंचा है। बहुत स्लो पेस में इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, ठीक है। India's deceased organ donation rate has been under 1 donor per million population for a decade now. पिछले एक डिकेड में, पिछले 10 साल में अगर आप देखोगे ना, इंडिया का जो डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन रेट है, डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन रेट मतलब मरने के बाद जो ऑर्गन डोनेट करने वाला जो रेट है, वो 1 डोनर पर मिलियन है। हर 10 लाख में से एक इंडिविजुअल जो है अपना ऑर्गन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो इंडिया को इंक्रीज करना पड़ेगा अप टू 65 डोनेशंस पर मिलियन पॉपुलेशन, एंड फॉर दैट टू हैपन पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर मस्ट स्टेप अप। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पर मिलियन पॉपुलेशन में कम से कम 65 डोनेशंस तक हो जाए। अभी के हिसाब से केवल 1 है, तो 1 से 65 तक लेके आना है हमें, ठीक है। हमारे देश में 600 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 20 AIIMS है। AIIMS मतलब एम्स भी कहते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। इफ यू गेट 1 डोनेशन ईच फ्रॉम दम एवरी ईयर, तो इन सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन से अगर एक साल में एक डोनेशन भी मिल जाएगा ना, तो हम बेटर शेप में आ जाएंगे। दुनिया की बात करें, ओनली 10% ऑफ पेशेंट्स नीडिंग ऑर्गन्स गेट दम इन टाइम। स्पेन एंड यूएस हैव बेटर ऑर्गन डोनेशन सिस्टम्स क्लॉकिंग 30 to 50 डोनेशंस पर मिलियन। तो देखिए, स्पेन यूएस जैसे कंट्रीज में ऑर्गन डोनेशन अच्छा है, 35 to 50 तक डोनेशन हो रहा है, जबकि इंडिया में केवल 1 हो रहा है दोस्तों, ठीक है। वर्ल्ड वाइड में केवल 10% पेशेंट्स को ऑर्गन्स मिलता है टाइम पर, ठीक है। ये सारे डाटा मैंने आपको बता दिया। वैसे एक एक्स्ट्रा डाटा है, रिसेंटली तमिलनाडु को बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला था फॉर ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, ये भी नोट कीजिएगा। नाउ 2022 का डाटा ये कहता है इंडियाज पुअर रिकॉर्ड इन डिसीज डोनेशंस। तो इंडिया को काफ़ी पुअर रिकॉर्ड रहा है। कंट्री में कितने ट्रांसप्लांटेशन हुआ था दोस्तों? 1589 किडनी ट्रांसप्लांट्स हुआ था, 761 लिवर ट्रांसप्लांटेशन, 250 हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन द डिसीज कैटेगरी इन 2022। मतलब मरने के बाद ऑर्गन डोनेट करने वाला का नंबर है ये। किडनी एंड पैंक्रियास ट्रांसप्लांट्स ग्रू फ्रॉम 3 इन 2014 टू 22 इन 2022। तो 2014 में किडनी एंड पैंक्रियास ट्रांसप्लांट्स 3 थे, तो 2022 तक 22 तक पहुंचा है। इन कॉन्ट्रास्ट, लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट्स रोज फ्रॉम 4884 in 2014 to 9834 in 2022. Liver transplants in this category grew from 1002 to 2957. अब ये फर्क क्यों है दोस्तों? डिसीज कैटेगरी में कम इंप्रूवमेंट है, पर लिविंग कैटेगरी में अच्छा इंप्रूवमेंट है। इसका रीजन ये है दोस्तों, देखिए लिविंग कैटेगरी में क्या है ना, जो रिलेटिव्स है वो आपस में ऑर्गन्स डोनेट करते हैं। जैसे कि रिसेंटली लालू प्रसाद जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार है, उनके लिए किडनी ट्रांसप्लांट
किया था उनकी बेटी ने, ये बात आपको मालूम है। तो हमारे देश में इस तरह रिलेटिव्स हस्बैंड एंड मदर के बीच, सॉरी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में या सिस्टर्स के बीच में, तो इस तरह के ट्रांसप्लांटेशन होते ही रहते हैं, क्योंकि नियर एंड डियर वंस हमेशा स्पेशल होते हैं ना, उनके लिए ऑर्गन डोनेट कर देते हैं। पर डिसीज कैटेगरी में ये नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से 1 person is added to the wait list every 10 minutes in the country। हर 10 मिनट में एक बंदा वेटिंग लिस्ट में पहुंच रहा है जिनको ऑर्गन्स का डिमांड है, ठीक है। वैसे देखा जाएगा तो हमारा मिनिस्ट्री काफी सारे स्टेप्स अनाउंस किया है ऑर्गन डोनेशंस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग डूइंग अवे विद द डोमिसाइल रूल। वैसे मैं आपको बताऊं, इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट है, नोट कीजिएगा, दैट इज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट ऑफ 1994। इट प्रोवाइड्स वेरियस रेगुलेशंस फॉर द रिमूवल ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड इट्स स्टोरेज। तो ह्यूमन ऑर्गन्स को कौन कौन से सिचुएशन से में रिमूव कर सकते हैं, किस तरह उसे स्टोर करना है, किस तरह ट्रांसप्लांटेशन होना चाहिए, ठीक है, ये सब के बारे में प्रोविजंस आपको ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट ऑफ 1994 में देखने को मिलेगा। इस तरह के रेगुलेशंस क्यों है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, काफ़ी कॉमर्शियल डीलिंग्स भी होता है ह्यूमन ऑर्गन्स का। ब्लैक मार्केट में किडनी डोनेट्स आपको मिल जाएगा, ऐसे मिडिलमैन रहते हैं जो लोगों को पैसे देके लूर करते हैं और डोनेट करवाते हैं। अब ऐसे कई सारे लोग हैं दोस्तों जो पैसे के लिए अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हैं। अगर नहीं आपके पास 2 किडनी है, एक किडनी से भी आप जीवित रह पाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। मतलब ऐसे कोई मिडिलमैन या ब्रोकर आएंगे, कोई ऐसा बंदे को पकड़ेंगे, आपको हम 10 लाख देंगे, आप एक किडनी दे दो, तो वो पैसे के चक्कर में दे भी देते हैं। हो सकता है वो अनएजुकेटेड हो, उसको ज़्यादा पता नहीं हो, और ऐसे भी केसेस हुआ है दोस्तों, डॉक्टर्स पेशेंट को बिना बता के उनका ऑर्गन्स जो है रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह के जो कमर्शियल डीलिंग्स होता है, इलीगल डीलिंग्स होता है, उसे प्रिवेंट करने के लिए ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 में प्रोविजंस हैं, ठीक है। वापस आते हैं, तो इस एक्ट के काफ़ी सारे प्रोविजंस को लिबरलाइज किया गया मिनिस्ट्री की तरफ से, ताकि ऑर्गन डोनेशंस प्रमोट हो जाएं, ठीक है। जैसे कि डोमिसाइल रूल को निकाल दिया। पहले यह था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकता था, उसी स्टेट में करना था, वो सब रिमूव किया। एज बार को रिमूव किया, पहले एज का भी रिस्ट्रिक्शन था, एक पर्टिकुलर एज के बाद आप ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते थे। फिर रिमूवल ऑफ फी फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रांसप्लांट, पहले फी लेता था रजिस्टर करने के लिए, वो भी रिमूव किया। एंड ईजिंग रूल्स ऑन विड्रॉवल ऑफ लाइफ सपोर्ट, दैट इज पैसिव यूथनेशिया। अब आप पूछोगे पैसिव यूथनेशिया क्या है। देखिए, अगर कोई पेशेंट बहुत पेन सफ़र कर रहा है, ठीक है, वो उनको ज़िंदगी भर में ऐसे ही पेन सफ़र करना पड़ेगा, वो कभी ठीक नहीं होगा। सो एक ऐसे केसेस में वो पेशेंट को पेशेंट के लिए एक ही हेल्प कर सकता है, उनको मार दो। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वेंटिलेटर आपने सुना होगा, जब कोई फाइनल स्टेज में पहुंचता है उन्हें वेंटिलेटर में डाल देते हैं। अब वेंटिलेटर में क्या ना, कुछ इक्विपमेंट्स की सहायता से ही वो जीवित रहता है, अगर इक्विपमेंट निकालेंगे सेम टाइम मर जाएंगे। तो ऐसे चाहे कितने दिन भी उन्हें रख सकता है। बेसिकली लाइफ सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं इसे। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ अगर कनेक्टेड रहेंगे, वो चाहे कितने दिन भी जिंदा रह सकता है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं होगा। पर ऐसे मतलब उनको पता भी नहीं चले उनके साथ क्या हो रहा है, ऐसे रहने से अच्छा है कि उनका डेथ हो जाए। तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को रिमूव करने से कोई भी एक पेशेंट को मार सकते हैं, मतलब उनका डेथ हो सकता है। सॉरी, मैं थोड़ा रूड वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, मारना नहीं बोलना चाहिए मुझे। तो इसके लिए भी कई सारे रूल्स है दोस्तों हमारे देश में, ऐसा हम नहीं कर सकते। हमारे देश में यूथनेशिया इतना अलाउड नहीं है। वैसे यूथनेशिया के बारे में अगर आपको जानना है तो आप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के साथ यूथनेशिया सर्च कीजिए। 2 वीडियोस मैंने अपलोड किया है, एक शायद हर्षित सर ने भी अपलोड किया था, डिटेल में बताया है एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है, पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, इंडिया में क्या क्या रूल्स है, ठीक है, ये सब, ठीक है। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रूल्स को ईज किया है ऑन विड्रॉवल ऑफ लाइफ सपोर्ट, ठीक है। क्यों किया है? अगर लाइफ सपोर्ट रिमूव करेंगे, एक पेशेंट का डेथ हो जाएगा, जो वैसे ही कोई भी केस में एक अच्छी ज़िंदगी नहीं बिता पाते, उनको जब लाइफ सपोर्ट रिमूव करके मार देते हैं तो उनसे वो ऑर्गन्स निकाल पाएंगे, है कि नहीं, दूसरे किसी का काम आ जाएगा। तो इसके लिए रूल्स भी मिनिस्ट्री ने ईज किया है, ठीक है। फिर देखिए, फैसिलिटेशन ऑफ ऑर्गन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द कंट्री, स्पेशल कैशुअली फॉर ऑर्गन डोनेशन एक्सेट्रा। बेसिकली ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे स्टेप्स हुआ है, फिर भी हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन इंप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। सो इंडिया फेसेस ए सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इन किडनी ट्रांसप्लांट। अब किडनी ट्रांसप्लांट्स के लिए बहुत डिमांड है दोस्तों, मैं तो बोलूँगा सबसे ज़्यादा डिमांड किडनी ट्रांसप्लांट का है। तो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में काफ़ी फर्क है दोस्तों, जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं हो रहा है। एनुअल नीड फॉर 2 लाख किडनी ट्रांसप्लांट हाईलाइट्स द प्रेसिंग अर्जेंसी ऑफ सिचुएशन। देखिए,
अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मिल रहा है, नोट करना है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, अगर प्रेजेंट स्टेटस के बारे में, इंडिया क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछे तो ये सारे डाटा आपको लिखना है, ठीक है। हमारे देश में एनुअल डिमांड है किडनी ट्रांसप्लांट्स का 2 लाख, ठीक है, पर एक साल में केवल 10,000 ट्रांसप्लांट्स हो रहा है क्योंकि डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो रहा है। सो एक स्टैगरिंग गैप आपको दिख रहा है इधर, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है? इंडिया नीड्स टू ट्रांसलेट इनटू एक्चुअल डोनेशंस एंड फॉर दैट मेडिकल स्टाफ नीड टू बी एजुकेटेड। मेडिकल स्टाफ को एजुकेट करना जरूरी है, मतलब वो रिकॉग्नाइज करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, काउंसिल करना चाहिए उन फैमिलीज को अगर उनके कोई रिलेटिव्स का ब्रेन डेथ हो रहा है और ऑर्गन डोनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है उन्हें समझाना होगा। समझ रहे हो ना आप? अगर कोई पेशेंट जिनका एक मेजर एक्सीडेंट हुआ और ब्रेन डेथ हो गया, मतलब वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो ऐसे केसेस में उनके फैमिलीज को ये समझाना पड़ेगा कि उनका ऑर्गन डोनेट करना चाहिए करके। पर मैक्सिमम केसेस में जो फैमिली से इमीडिएट रिलेटिव्स है वो अलाउ नहीं करते, वो अलग बात है। पर अगर आप मेडिकल स्टाफ को ट्रेन करोगे, वो फैमिलीज को अच्छी तरह काउंसिल कर पाएंगे कि ब्रेन डेथ हो चुका है, आप जितने जल्दी हो सके ऑर्गन्स को रिमूव करना पड़ेगा ताकि किसी और को काम आ जाएगा। तो मेडिकल स्टाफ को एजुकेट करना, ट्रेन करना बहुत जरूरी है, ये बताया जा रहा है। वैसे आपको पता है 1 डोनर कैन सेव 8 लाइव्स, ठीक है। 1 डिसीज्ड ऑर्गन डोनर कैन सेव अप टू 8 लाइव्स। 2 डोनेटेड किडनीज कैन फ्री 2 पेशेंट्स फ्रॉम डायलिसिस ट्रीटमेंट्स। अगर 2 किडनी डोनेट हो रहा है ना, उसमें से 2 पेशेंट्स को, ठीक है, 2 पेशेंट्स को डायलिसिस ट्रीटमेंट से वो बचाएंगे। मतलब एक पेशेंट का अगर ब्रेन डेथ हो गया, उनका 2 किडनी निकाल दिया तो उसे 2 लोगों का काम आ सकता है। दोनों लोगों में एक एक किडनी दे देंगे और वो डायलिसिस से बच सकता है। जैसे मतलब आपको पता हो ना, जब आपका किडनी फेलियर हो जाता है तो हमेशा डायलिसिस करना पड़ेगा, हफ्ते में ये क्या 2 बार डायलिसिस करते रहना पड़ेगा, क्योंकि किडनी जो फिल्टरिंग का काम करता है ना, वो इक्विपमेंट कर लेगा डायलिसिस के थ्रू। तो 2 पेशेंट से आप बचा सकते हैं डायलिसिस से अगर आप 2 किडनी डोनेट करोगे। 1 डोनेटेड लिवर कैन बी स्प्लिट अमंग 2 पेशेंट्स। एक आदमी का लिवर 2 पेशेंट्स में स्प्लिट हो सकता है, ठीक है। 2 donated lungs means the other patients are giving a second chance, and a donated pancreas and donated heart translate to 2 more patients receiving the gift of life। तो वही बताया जा रहा है दोस्तों, जब आप एक एक ऑर्गन डोनेट कर रहे हो ना, तो आप एक लाइफ को नहीं, एक से ज्यादा लाइफ को बचा रहा है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हैं। 1 टिश्यू डोनर, समवन हु कैन डोनेट बोन, टेंडन्स, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू, स्किन, कॉर्निया, स्क्लीरा, हार्ट वाल्व्स, वेसल एक्सेट्रा कैन इम्पैक्ट द लाइव्स एज मेनी एज 75 पीपल। तो जब आप टिश्यू डोनेट करते हो उससे भी कई सारे लाइफ्स आप बचा सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों का काम आता है, ठीक है। मीनवाइल मिनिस्ट्री डाटा ऑल्सो शो दैट लास्ट ईयर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिसीज्ड ऑर्गन डोनर्स वेयर फ्रॉम। तो सबसे ज्यादा डिसीज्ड ऑर्गन डोनर्स कहां से थे? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र। ऑन द अदर हैंड मैक्सिमम नंबर ऑफ लिविंग डोनर्स दिल्ली एनसीआर, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल से रिपोर्ट हुआ। एडिशनली लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट्स टुक प्लेस इन तमिलनाडु एंड तेलंगाना, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट्स कहां पे हुआ? तमिलनाडु एंड तेलंगाना में हुआ, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, काफी इंपॉर्टेंट है। जितने पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट बोला है वो नोट कीजिएगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगले न्यूज पर चलते हैं। With nimble feet, clouded leopards play hide and seek in the forest। देखिए, आज फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू में एक आर्टिकल आया है क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में। तो क्या बताया गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जान लेते हैं। देखिए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के 2 साइंटिस्ट आसाम के मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व गए बेसिकली क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में कुछ डिटेल्स इसमें बताया है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस इन द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। सबसे पहली बात, वेस्टर्न आसाम में स्थित है दोस्तों मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट के हिसाब से इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है दोस्तों। वैसे क्लाउडेड लेपर्ड जो है 2 स्पीशीज में कैटेगराइज किया हुआ है। वन इज द मेन लैंड क्लाउडेड लेपर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम सेंट्रल नेपाल टू द पेनिनसुलर मलेशिया। तो सेंट्रल नेपाल से लेके पेनिनसुलर मलेशिया तक इनका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो मेन लैंड क्लाउडेड लेपर्ड है। सेकंड है सुंडा क्लाउडेड लेपर्ड, जिसका साइंटिफिक नेम है नियोफिलिस डियाडी, नेटिव टू बोर्नियो एंड सुमात्रा, ठीक है। तो बोर्नियो एंड सुमात्रा में आपको देखने को मिलेगा ये जो सुंडा क्लाउडेड लेपर्ड है। पर इंडियन साइड में मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह भी आपसे स्टेटमेंट पूछ सकता है, ठीक है। नाउ मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का रेड लिस्ट में वल्नरेबल करके टैग किया हुआ है, and it is considered at high risk of extinction in the wild due to deforestation and poaching। देखिए दोस्तों, एक तो फॉरेस्ट एरिया क्लियर हो जा रहा है, पोचिंग हो रहा है, इलीगल पोचिंग हो रहा है, ये सब की वजह से
हमारे देश में पाए जाने वाला जो मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड है, इनका जो स्टेटस है IUCN का वो वल्नरेबल है, ठीक है, एक्सटिंक्शन की ओर जा रहे हैं क्लाउडेड लेपर्ड। अगर हम प्रॉपर तरीके से कंजर्वेशन एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो ये एक्सटिंक्ट हो सकता है, ठीक है। नाउ क्लाउडेड लेपर्ड की कुछ स्पेशलिटी है। बिग कैट्स में सबसे स्मॉलेस्ट है दोस्तों क्लाउडेड लेपर्ड जो है, ठीक है। आर्बोरियल है, आर्बोरियल मतलब ज्यादातर ये पेड़ों में रहते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड्स लॉन्ग टेल हेल्प्स इट बैलेंस ऑन ट्रीज एंड जब 4 to 6 मीटर्स फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ये जंप कर देते हैं। देखिए यूट्यूब में आप सर्च कीजिए क्लाउडेड लेपर्ड, आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएगा। इसकी काफ़ी सारे स्पेशलिटीज है दोस्तों, जैसे कि ये बहुत अच्छा ट्री क्लाइंबर्स है। ये ट्रीज में ना उल्टा सीधा चले जाते हैं, मतलब ऊपर ऐसे चले जाएंगे जैसे कि रोड पे जा रहा है, और नीचे भी ना वो मतलब सिर नीचे करके भी ये क्लाइंब डाउन करते हैं। तो ट्रीज इनके लिए लैंड की तरह है 100%, मतलब ये आर्बोरियल है, बेसिकली ज़्यादातर पेड़ों में रहना चाहते हैं और पेड़ से पेड़ में जंप कर देते हैं। तो ये सब स्पेशलिटीज है ये जो मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इंडिया में मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड पाया जाता है, वेरास सुमात्रा एंड बोर्नियो रीजन में दूसरा जो स्पीशीज है सुंडा क्लाउडेड लेपर्ड वो पाए जाते हैं, ठीक है। फाइनल न्यूज, इन टीबी डिटेक्शन स्मीयर माइक्रोस्कोपीज शेयर स्टिल होल्ड्स अवे। देखिए ट्यूबरकुलोसिस के रिगार्डिंग एक आर्टिकल है। ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी कहते हैं एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये होता है एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये जो बैक्टीरिया है ये बिलोंग करता है माइकोबैक्टीरिया के करके एक फैमिली से। इसी फैमिली के कुछ बैक्टीरियाज की वजह से लेप्रेसी भी होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए एक वैक्सीन है दोस्तों जिसे BCG वैक्सीन कहते हैं, आपने सुना होगा, बैसिलस कैलमेटिक-गुरिन वैक्सीन, ठीक है, यह है वैक्सीन। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करें, इसका ग्लोबल इंपैक्ट के बारे में बात करें तो 2019 का एक डाटा ये कहता है 87% ऑफ न्यू टीबी केसेस ऑकर्ड इन 30 हाई टीबी बर्डन कंट्रीज। दुनिया में 30 कंट्रीज में सबसे ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस का इंस्टेंसेस आपको देखने को मिलेगा, एंड 8 कंट्रीज अकाउंटेड फॉर 2/3 ऑफ द न्यू केसेस। इसमें से 8 कंट्रीज में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट होता है टीबी का। वो कौन कौन से कंट्रीज है दोस्तों? इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका। इंडिया की बात करें, इंडिया रिपोर्टेड 1.8 मिलियन टीबी केसेस बिटवीन जनवरी एंड दिसंबर 2020 एज कंपेयर टू 2.4 मिलियन केसेस द ईयर बिफोर। तो इंडिया के लिए ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम ऐसे कुछ काम करेंगे ताकि हम टीबी को इंडिया में से कंप्लीटली एलिमिनेट करेंगे। तो 2020 में इंडिया एक प्रोग्राम लॉन्च किया, वो है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम टू अंडरस्कोर इंडियाज गोल टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025। इससे पहले एक प्रोग्राम था RNTCP करके। RNTCP का रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये 1997 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो 2020 में इसी प्रोग्राम को अंडरस्कोर करने के लिए और प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम दैट इज NTEP को लॉन्च किया। अब सवाल ये आ रहा है दोस्तों, क्या कैन इंडिया एलिमिनेट टीबी बाय 2025? देखिए इधर कुछ डाटा बता रहा है, इसमें से आपको पता चलेगा क्या इंडिया 2025 तक टीबी को कंप्लीटली एलिमिनेट कर पाएगा या नहीं। देखिए कोई भी डिसीजेस को एलिमिनेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होना चाहिए? उस डिसीज को डिटेक्ट करना जरूरी है। पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो डिटेक्शन मेथड्स यूज कर रहा है दोस्तों टीबी को डिटेक्ट करने के लिए वो ठीक नहीं है, ये कह रहा था। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के हिसाब से ओवर 40% ऑफ 10.6 मिलियन पीपल ग्लोबली हु डेवलप्ड टीबी इन 2021 वेर नॉट डायग्नोस्ड। तो देखिए 10.6 मिलियन पीपल जो ग्लोबली डिटेक्ट हुआ था उनमें से 40% का प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स नहीं हुआ था, यह बताया जा रहा है WHO का ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022। इंडिया अलोंग विथ इंडोनेशिया एंड फिलीपींस अकाउंटेड फॉर 67% ड्रॉप इन द नंबर ऑफ पीपल विथ टीबी बीइंग डायग्नोस्ड इन 2020। मतलब जितने लोगों का प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स नहीं हुआ उसमें 67% इंडिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस से था, ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक वाज रिस्पांसिबल फॉर द स्टीप फॉल इन द नंबर ऑफ पीपल डायग्नोस्ड इन 2020 एंड 2021। तो 2020 और 21 में प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स इसलिए नहीं हो पाया दोस्तों क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था,
सब कोविड-19 के पीछे थे, तो ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर उतना फोकस नहीं था, ये रीजन बताया जा रहा है। हाउएवर इन इंडिया द गैप बिटवीन द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पीपल हु डेवलप टीबी एंड द नंबर ऑफ न्यूली डायग्नोस्ड केसेस ईच ईयर हैज बीन ह्यूज इवन प्रायर टू द पैंडेमिक। अब पैंडेमिक के ऊपर सारा दोष हम नहीं डाल सकते, पैंडेमिक से पहले भी अगर आप देखोगे ना, जितने लोगों ने टीबी डेवलप किया है और प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स के बीच में काफी फर्क था। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, even when people finally get tested for TB, sputum smear microscopy with about 50% sensitivity has been used for diagnosis in a majority of the cases in India. इंडिया में जो तरीका या कोई जो मेथड यूज किया जा रहा है टीबी को डायग्नोस करने के लिए वो है स्प्यूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी। ठीक है, अब ये स्प्यूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी का केवल 50% सेंसिटिविटी है दोस्तों, मतलब हाफ चांसेस है ये पता करने के लिए कि आपको टीबी है या नहीं। ये ठीक नहीं है ना, thus leading to a huge number of मिस टीबी केसेस, मतलब काफी सारे केसेस मिस हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि किसी को टीबी है या नहीं, क्योंकि हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है स्पूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी। बिसाइड्स लोअर सेंसिटिविटी, स्मीयर माइक्रोस्कोपी इज इल इक्विप्ड टू डायग्नोस राइफाम्पिसिन रेसिस्टेंस। अब मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, राइफाम्पिसिन। ठीक है, राइफाम्पिसिन बेसिकली एक मेडिसिन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करता है, ट्यूबरकुलोसिस में यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली राइफाम्पिसिन जैसे मेडिसिन के साथ कोई रेसिस्ट करेगा या नहीं, ये सब पता नहीं कर पाता है ये स्प्यूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी के थ्रू। ठीक है, देखा जाएगा तो 2014 में WHO का गाइडलाइंस क्लियरली ये बोला था कि जीन एक्सपर्ट में बी यूज्ड रादर देन कन्वेंशनल माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर एज द इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट इन ऑल अडल्ट सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग टीबी। तो WHO ने 2014 में ही बोल दिया था अगर आपको टीबी का डायग्नोस्टिक्स करना है तो ये माइक्रोस्कोपी यूज नहीं करना है, आपको जीन एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी यूज करना है। ठीक है, पर इंडिया में अभी भी मैक्सिमम डायग्नोस्टिक्स जो है माइक्रोस्कोपी के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, ये बताया जा रहा है। तो इस तरह अगर आप डिटेक्शन कंडक्ट करोगे तो क्या फायदा, क्योंकि मैक्सिमम केसेस तो आपका मिस होगा, पता ही नहीं चलेगा कि किसी को टीबी है या नहीं, ये बता रहा है। ठीक है, नाउ 2020 में RNTCP was renamed as the National TB Elimination Program, ये मैंने आपको बता दिया, to underscore TB in the country by 2025, 5 years ahead of the Sustainable Development Goals। यूनाइटेड नेशंस का 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपको मालूम होगा, उसमें से एक है दोस्तों इस तरह के डिसीजेस को एलिमिनेट करना। तो 2030 तक कंट्रीज को ये अचीव करना है, SDGs को। पर उससे 5 साल पहले ही हमने टारगेट देख दिया कि 2025 तक हम टीबी को हमारे देश में से कंप्लीटली एलिमिनेट करेंगे। तो कैन इंडिया अचीव दिस एम्बिशियस गोल विथ इट्स कंटिन्यूड ओवरलेंस ऑन ए सेंचुरी ओल्ड स्मीयर माइक्रोस्कोपी टेस्ट? ये जो माइक्रोस्कोपी टेस्ट है ना, ये तो कम से कम 100 ईयर्स पुराना है, उसी के ऊपर आप डिपेंडेड हो, तो क्या 2025 तक आप इसे एलिमिनेट कर पाओगे? ये सवाल उठ रहा है दोस्तों। ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों दैट्स इट, आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप लोगों के वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।